Hello future doctors, my name is Sanjay Singh and currently I am pursuing BHMS from State Homeopathic Medical College and Hospital, अलीगढ़। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूपी आयुष काउंसलिंग का प्रोसीजर इन डिटेल। तो शुरू करते हैं। यूपी आयुष काउंसलिंग 3 फेजेस में डिवाइडेड है, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन की। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यूपी आयुष काउंसलिंग की साइट ugcounseling.ayush.up.in पर। ओके, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, लाइक नेम, फादर नेम, नीट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा। देन फिर होगा स्टेप 2 में होगा डॉक्यूमेंट। स्टेप 2 होगा डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, आपका सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो वो। देन थर्ड स्टेप है फीस सबमिशन। रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपीज है। ओके, देन फिर स्टेप 4 में होगा फाइनल प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टेप 4 में आपको आपका रजिस्ट्रेशन का फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है एंड इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं या मीडियम मार्क्स हैं तो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले टॉप कॉलेजेस, फिर मीडियम कॉलेजेस, देन फिर एवरेज कॉलेजेस। और अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं तो सबसे पहले आप वो कॉलेज भरिएगा जिनकी कट ऑफ लो रहती है। एक और चीज, चॉइस फिलिंग कभी भी रैंडम नहीं करनी है। मतलब ये नहीं कि है ना कि कोई सा भी कॉलेज कहीं भी उठा के भर दिया। चॉइस फिलिंग हमेशा ही अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छे कॉलेजेस पहले भरिए, अगर आपके मार्क्स एवरेज है तो ऐसे कॉलेजेस पहले भरिए जहां पे कट ऑफ कम रहती है। पिछली बार कई लोगों ने ऐसी गलती की थी जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उन्होंने फिर भी 5th रैंक का कॉलेज पहले भर दिया था, तो उनको वो 5th रैंक का कॉलेज ही अलॉट हो गया। इसी वजह से जो आपको चॉइस फिलिंग रखनी है वो बहुत सही रखनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इस पूरी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन फिर आफ्टर चॉइस फिलिंग आपका काउंसलिंग लेटर आ जाएगा कुछ दिन बाद। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो काउंसलिंग लेटर में आपका डेट दिया होगा, टाइम दिया होगा एंड वेन्यू दिया होगा कि किस डेट में जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किस टाइम पे जाना है और कहाँ जाना है। तो जो काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वेन्यू होता है, जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो होते हैं एनएचएमसी लखनऊ में। ओके, तो आपको एनएचएमसी लखनऊ जाना होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो है, पहला आवंटन पत्र। आवंटन पत्र होता है अलॉटमेंट लेटर। दूसरा आवेदन पत्र की कॉपी। आवेदन पत्र की कॉपी होता है रजिस्ट्रेशन का जो फाइनल प्रिंट निकला होता है उसे कहते हैं। देन तीसरा डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट या डीडी सिक्योरिटी मनी के लिए। देन चौथा फोटो जो होंगी आपको 4 फोटोज चाहिए होंगी। उसे आप एक छोटे से लिफाफे में, उसमें आप अपना नाम, नीट का रोल नंबर एंड यूपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों आपको लिख लेना उसके ऊपर। देन फिर नीट का रिजल्ट। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल कहते हैं इसे। जो बच्चे जिन्होंने अपनी 10th और 12th यूपी के अंदर रह के की है, उत्तर प्रदेश के अंदर की है, उनको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने 10th या 12th में से कोई एक ही यूपी के अंदर रह के की है उन्हें भी डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपनी 10th और 12th दोनों ही उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं से की है उन्हें डोमिसाइल की जरूरत होगी। देन फिर उसके बाद पते का प्रमाण। यहाँ पे पते के प्रमाण में आपकी आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। देन उसके बाद आधार कार्ड, ये दोनों में ही आपका आधार कार्ड लगेगा। देन फिर उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, एनसीसी या स्वतंत्रता सेनानी, अगर इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लगेगा। देन फिर कॉलेज के लिए घोषणा पत्र। कॉलेज के लिए घोषणा पत्र अपग्रेडेशन फॉर्म को कहते हैं। अगर आपको अपग्रेडेशन डालना है तो उसे ही घोषणा पत्र कहते हैं। देन हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और कुछ अन्य दस्तावेज। अन्य दस्तावेज में जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो वो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिक्योरिटी मनी की जो डीडी होती है
वो सबसे पहली चीज CTS DD होनी चाहिए, याद रखिएगा, नॉन CTS DD नहीं एक्सेप्ट होगी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 की DD लगेगी एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 की DD लगेगी। आपकी जो DD होनी चाहिए, एक और चीज, आपकी जो DD होनी चाहिए वो नेशनल बैंक की होनी चाहिए। ओके, दोबारा से, DD जो होनी चाहिए वो नेशनल बैंक की होनी चाहिए। नेशनल बैंक जैसे कि SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, या कोई भी ऐसा बड़ा नेशनल बैंक जैसे यूनियन बैंक, इस तरीके के नेशनल बैंक की DD होनी चाहिए और CTS होनी चाहिए। CTS DD की एक पहचान होती है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिल्वर कलर का स्क्वायर बना होता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये DD CTS है या नहीं। सिक्योरिटी मनी की जो DD होगी वो बनेगी निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा UP लखनऊ के नाम पे। आप स्पेलिंग मिस्टेक इसमें बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्पेलिंग एकदम करेक्ट रखिएगा। और ये जो DD है ये पेबल एट लखनऊ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी सिक्योरिटी मनी की DD है उस सब के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसी सीक्वेंस में अरेंज करने होंगे। और एक और बात, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोस्टेट के सेट बनाने होंगे। ओके, तो टोटल आपके पास 3 सेट हो जाएंगे, 2 सेट फोटोस्टेट के और 1 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे 3 स्टेप होते हैं। जैसे आपका स्लॉट, जैसा कि आपका अलॉटमेंट लेटर में स्लॉट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे बुलाया जाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा, आपको पहले रूम में भेजेंगे जहां पे आपके डॉक्यूमेंट जो है सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करवाए जाएंगे और उनको पंच करवाया जाएगा। देन उसके बाद आपको दूसरे रूम में भेजा जाएगा जहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके चेक किए जाएंगे एंड उसके बाद जहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे उसके बाद आपको तीसरे रूम में भेजा जाएगा। जब आप तीसरे रूम में जाएंगे वहां पे आपके फोटो स्टेट वाले जो डॉक्यूमेंट्स का एक सेट है वो एक सेट जमा हो जाएगा और वहां पे आपकी सिक्योरिटी मनी की DD भी जमा हो जाएगी। उसके बाद तीसरे रूम में वहीं पे ही आपको आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। जो आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें डेट एंड टाइम दिया होगा, जिस डेट और टाइम के अंदर आपको अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ओके, तो कुछ चीजें और, आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर जब मिल जाता है तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर आप गिवन टाइम के अंदर अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी की DD जब्त हो जाएगी, प्लस आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी वजह से आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आपका गिवन टाइम है फॉर फाइनल अलॉटमेंट लेटर में, उस गिवन टाइम में आप अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लें। ओके, देन अब हम लोग बात करेंगे अपग्रेडेशन प्रोसीजर के बारे में। अपग्रेडेशन प्रोसीजर जो होता है, सबसे पहली चीज आफ्टर फर्स्ट राउंड होता है। जब फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग हो जाती है, कॉलेज अलॉटमेंट, काउंसलिंग लेटर मिल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपको अपग्रेड का फॉर्म भरना होता है। ओके, देन फिर दूसरा पॉइंट, इफ अपग्रेड मस्ट टेक एडमिशन, यानी कि अगर मान लीजिए आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा और कोई कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ तो आपको उस अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होगा। अगर आप उस अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी वो सीट भी कैंसिल होगी और जो आपको पहले सीट मिली थी वो सीट भी कैंसिल होगी, यानी कि आपकी दोनों सीटें कैंसिल हो जाएंगी। देन पॉइंट नंबर 3, अपग्रेडेशन जो होगा वो बॉटम टू टॉप होगा, यानी कि अगर आपको तीसरी चॉइस का कॉलेज मिला है तो फिर जो आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है तो आपको ऊपर के इन्हीं 2 कॉलेजों में से कोई अपग्रेड होगा, नीचे से कुछ नहीं। ओके, और एक और चीज, अपग्रेडेशन डालने के बाद आप चॉइस फिलिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते, आपने जो पहले चॉइस फिलिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग अपग्रेड होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका अपग्रेडेशन प्राइवेट टू गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, ओके, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने अगर पहले प्राइवेट कॉलेज डाले हैं, पहले गवर्नमेंट कॉलेज डाले हैं एंड प्राइवेट, फिर नीचे, और आपको मान लीजिए पहले प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, देन फिर आपने अपग्रेडेशन भरा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो फिर आपको क्या होगा, आपकी जो पहले आपने 50,000 की जो DD दी थी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, उसमें से 10,000 रुपए जो हैं वो उस कॉलेज में, उस गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे जहां पे आपका अपग्रेडेशन हुआ है, और बाकी के जो 40,000 रुपए हैं
वो आपको वापस हो जाएंगे। दोबारा समझ में आया? ओके। सबसे एक और जरूरी चीज कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो वहां पे आपको अपग्रेडेशन फॉर्म जरूर भरना है। अपग्रेडेशन फॉर्म घोषणा पत्र को ही कहते हैं। ओके, तो एक चीज और, नो अपग्रेडेशन फॉर राउंड सेकंड एंड मॉपअप। अपग्रेडेशन का ये जो प्रोसीजर है वो सिर्फ राउंड 1 के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था उन्हीं के लिए होता है। राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता या मॉपअप में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। ठीक है, अपग्रेडेशन जो होता है वो सिर्फ राउंड 1 वालों के लिए ही होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि अपग्रेडेशन का प्रोसीजर होता कैसे है। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है संजय, उसने अपनी चॉइस फिलिंग में जो डाली है वो पहले डाला है लखनऊ, फिर अलीगढ़, फिर प्रयागराज, फिर कानपुर। और मान लीजिए उसको उसकी फर्स्ट चॉइस के बजाय उसको उसकी सेकंड चॉइस जो है मिल जाती है, सेकंड कॉलेज अलॉट हो जाता है, यानी कि अलीगढ़। वो वहां जाता है, वहां पे एडमिशन ले लेता है। ओके, सॉरी, दोबारा से मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए उसने ये चारों डाली थी, उसको पहली प्रायोरिटी लखनऊ की जगह उसको दूसरा सेकंड चॉइस उसकी अलीगढ़ अलॉट हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है और अपग्रेड का फॉर्म डाल लेता है। इसी बीच वो अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता है। फिर उसे पता लगता है कि उसको अपग्रेड हो चुका है लखनऊ में। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना होगा, उसको लखनऊ में जाके अपग्रेडेड कॉलेज में जाके एडमिशन लेना ही लेना होगा। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूं। अगर कोई कॉलेज, मान लीजिए पहले वो अलीगढ़ में था लेकिन उसे लखनऊ अपग्रेड हो गया है, तो उसे अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होगा। और अगर वो अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन जाके नहीं लेता है तो फिर क्या होगा, उसकी जो अपग्रेडेड वाली सीट थी वो भी कैंसिल हो जाएगी और जो पहले सीट मिली थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको कोई कॉलेज अपग्रेड होता है तो फिर वहां जाके आपको एडमिशन लेना ही लेना होगा। ओके, तो ये जितना भी था ये था सारा का सारा अपग्रेडेशन प्रोसीजर के बारे में। तो इसी के साथ आपका राउंड 1 कंप्लीट होता है। राउंड 2 का प्रोसीजर बिल्कुल राउंड 1 की तरीके ही है, बस एक चीज याद रखिए कि राउंड 2 जो होगा उसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। बाकी जितना भी प्रोसीजर है वो एज इट इज राउंड 1 की तरीके होगा, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब जो है फाइनल फेज जो है यूपी आयुष काउंसलिंग का, वो है मॉपअप राउंड या फिर ऑन स्पॉट काउंसलिंग राउंड। जो मॉपअप राउंड की डिटेल्स है वो आपको समझाएंगे आपके जितेंद्र बॉस। ओके, थैंक यू। Hello future doctor, myself Jitendra Gupta, pursuing BHMS from the State Homeopathic Medical College छेरत अलीगढ़। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे यूपी आयुष के मॉपअप राउंड के बारे में। जैसा कि संजय बॉस ने आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बारे में बता दिया होगा। ठीक है, मॉपअप राउंड की फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मॉपअप राउंड में वही पार्टिसिपेट करेगा जिसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आफ्टर सेकेंड राउंड हमको कॉन्टिन्यूसली विजिट करना है कहाँ पे, यूपी आयुष काउंसलिंग के वेबसाइट पे, जो कि ugcounseling.ayush.in है, ayushup.in है। ठीक है, इस पे हमको परमानेंट विजिट करना है सेकेंड राउंड के बाद। कुछ दिन बाद, सेकेंड राउंड के कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर शेड्यूल मॉपअप की रिलीज कर दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ मॉपअप का कब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कब काउंसलिंग लेटर होगा, क्या करना होगा, सब चीज बकायदा उस पर दिया रहेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे टेंशन क्यों लेने का, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन, जैसा कि रजिस्ट्रेशन की बात आती है, रजिस्ट्रेशन सेम है आपका, जैसे कि फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन, सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन, टिक टू सेम रजिस्ट्रेशन वैसा ही रहेगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके पास तो डेट रहेगा, शेड्यूल में आपको डेट रहेगा कि काउंसलिंग लेटर हमको कब मिलने वाली है। ठीक, काउंसलिंग लेटर, अब काउंसलिंग लेटर मिलेगा, उसमें काउंसलिंग लेटर में आपके पास क्या रहेगा, उसमें आपको मतलब कि मॉपअप की एक सबसे बड़ी चीज कि आपको कॉलेज लॉक नहीं, ऑनलाइन लॉक नहीं होता है, वो ऑफलाइन ही होता है। ठीक, तो काउंसलिंग लेटर में आपको दिया रहेगा कि आपका काउंसलिंग सेंटर कौन सा है। काउंसलिंग सेंटर जनरली हमारा एनएचएमसी लखनऊ होता है। ठीक है, और उस पर आपको टाइमिंग दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, प्लीज। हाँ देखो, बात आती है टाइमिंग की। टाइमिंग की बात मतलब कि आपको दिया है कि हमको 10 बजे वहां पे पहुंचना है,
तो आप कोशिश करिएगा कि हम वहाँ पे 6 से 7 बजे जरूर से जरूर पहुँच जाए, क्योंकि कभी कभी यह होता है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रहता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको मालूम चलता है कि यह डॉक्यूमेंट में यह करना है। तो आप जितना जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहिए, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पहुँचे, अंदर एंट्री करेंगे हम, फिर वहाँ पे हमको बुलाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा कि जैसे सपोज दैट मोहित है तो मोहित का नाम लिया जाएगा कि मोहित अंदर आइए, ठीक। मोहित अंदर गए, फिर उनको बताया जाएगा कि आप इस रूम में चले जाइए, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, ठीक। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट काउंसलर बैठे रहेंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप की बात आती है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने रहेंगे सबको वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ही हैं या नहीं, ठीक है। जनरली आप काउंसलिंग ले रहे हैं तो आप ही के रहेंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप क्या आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे नए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। और डीडी की बात आती है, डीडी ओरिजिनल डीडी आपको अपने साथ लिए रहना है और उस डीडी को कहीं नहीं जमा करना है। उस डीडी को हम कब जमा करेंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तब हम उस डीडी को जमा कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको सेकेंड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा बायोमेट्रिक। जैसा कि आपको नीट के फॉर्म भरने के टाइम आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, तो उसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपको थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपको मैच किया जाएगा कि हाँ आप ही हैं कि कोई और है, क्योंकि आजकल धांधली बहुत चलती है इस वजह से, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके रैंक के हिसाब से, यहाँ पे एक और बात, जैसे कि मोहित हुए और प्रशांत हुए, ठीक। मोहित के सपोज दैट 430 मार्क्स हैं और प्रशांत के 440 मार्क्स हैं, ठीक। होता क्या है कि किसी कारण प्रशांत वहां पे लेट पहुंचते हैं और मोहित पहले पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रशांत का नाम अनाउंस होगा और प्रशांत वहां पे अनुपस्थित पाए जाते हैं। तो ऐसे में मोहित को वो कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी जो कि प्रशांत को मिलने वाली थी उनके अनुपस्थिति में, ठीक है। मे भी जरूरी नहीं है कि नहीं, हाँ दे ही दी जाएगी, क्या पता 440 से 1 मार्क्स नीचे वाला और 439 वाला उसे भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रैंक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है मॉपअप में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका अलॉटमेंट हॉल में आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आपके डिफरेंट आयुष के अधिकारी एंड डिफरेंट आयुष कॉलेजेस के प्रिंसिपल बैठे रहेंगे। बहुत बड़ा हॉल रहेगा, आपको वहाँ पे बैठाया जाएगा, आपके सामने प्रोजेक्टर चलता रहेगा, प्रोजेक्टर डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है। और आपके सामने रिकॉर्डिंग चलती रहेगी एकदम पूरा लाइव की, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपने जो डिसीजन लिया है आपका सही डिसीजन है, ठीक है। आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, आप बैठेंगे आके चेयर पे, सामने रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं। तो आप जैसे कि आपको होम्योपैथिक कॉलेज चाहती है तो आप बोलेंगे कि हमको होम्योपैथिक कॉलेज, तो मतलब होम्योपैथिक कॉलेज की पूरी लिस्ट आपको डिस्प्ले पे प्रेजेंट कर दी जाएगी, ठीक। प्रेजेंट करने के बाद आपको सपोज दैट जैसे कि आपको चाहिए स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत अलीगढ़, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज, तो आप नाम लेंगे कि स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत अलीगढ़, तो वहाँ आपके पास बैठा हुआ अधिकारी बोलेगा कि मोहित जी को स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत अलीगढ़ अलॉट कर दी जाए, ठीक है। वहाँ पे अनाउंस होगा कि हाँ अलॉट हो गया। फिर उसके कुछ देर बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आपकी डीडी जो रहेगी अलॉटमेंट के टाइम ही आपकी डीडी रख ली जाएगी और आपको कुछ देर बाद लगभग आधा घंटा बाद अलॉटमेंट लेटर आपको दे दी जाएगी, ठीक। अलॉटमेंट लेटर देने के बाद और अलॉटमेंट लेटर पे आपका डेट टाइम प्लेस काउंसलिंग सब रहेगा, जो आपने कॉलेज लॉक किया है उस पर उस अलॉटमेंट लेटर पे दिया रहेगा, और जो डेट दिया रहेगा जो टाइमिंग दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम अपने अलॉटेड कॉलेज पे पहुंचेंगे और वहाँ पे फर्दर प्रोसीजर जो एडमिशन का रहेगा उस कॉलेज में हम अपना करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कि जो आपका डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट
कोशिश करें कि अपने घर से ही अरेंज करके 2 कॉपी डुप्लीकेट एंड 1 कॉपी ओरिजिनल अरेंज करके चले। इससे आपका समय बचेगा और यहाँ पे मतलब कि कॉलेज अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही चीज़ हम आपसे कहेंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके, सो फ्यूचर डॉक्टर्स, इसी के साथ आपकी यूपी आयुष काउंसलिंग की ये वीडियो खत्म होती है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लस मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ड्यूरिंग आयुष काउंसलिंग मैं और वीडियोस अगर अपलोड करता हूँ तो फिर उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए और आपको अपडेट्स मिलती रहे। ओके, थैंक यू। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने और आपके जितेंद्र बॉस ने बहुत मेहनत की है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी एंड के वक्त स्किप मत कीजिएगा। प्लस अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, आपके जो साथ के कॉलीग्स हैं उनमें भी शेयर कीजिएगा। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।